आदित्य के कानों में जैसे ही यह खबर पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वह सीधा अपने पिता के पास गया और उनसे कहने लगा, आपने इतनी जल्दी ये फैसला कैसे कर लिया? क्या आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है कि जो आप करने जा रहे हैं इससे मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? पापा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। मैं आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। लेकिन हर्ष अपने बेटे आदित्य को समझाने लगे, बेटा, अकेले ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। मुझे अब अकेलापन सहा नहीं जाता। मुझे बिज़नेस भी देखना है, तुम्हारी पढ़ाई भी देखनी है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सोच समझकर ये फ़ैसला किया है। जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मेरी भी भलाई है और तुम्हारी भी। तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। लेकिन आदित्य ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आप ये शादी करेंगे तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटे के इतना गुस्सा करने के बाद भी आदित्य के पिता हर्ष ने दूसरी शादी कर ली थी। अब आदित्य भी क्या करता, वह मजबूर था। लेकिन उसे अपने पिता और उस औरत से नफरत हो चुकी थी जो उसकी माँ की जगह लेने हर्ष की पत्नी बनकर आदित्य के घर में आ गई थी। आदित्य को तो हर तरफ अपनी माँ का घूमता चेहरा नजर आता था। हर एक चीज़ में उनकी याद बसी थी। लेकिन अब जब वह अर्चना इस घर में आई तो आदित्य का दिल खून के आंसू रोता था। चेहरे से तो वह काफ़ी मासूम दिखती थी, लेकिन आदित्य को वह बड़ी चालाक लगती थी। जब घर में सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते तो अर्चना सभी के साथ बड़े सम्मान और प्यार से बात करती। सभी कहते कि हर्ष की तो किस्मत खुल गई है। आदित्य को ये सारी बातें सुन सुनकर और ज़्यादा खून खौलने लगता, क्योंकि जो उसकी आंखें देख रही थी वह और कोई नहीं देख पा रहा था। कभी कभी वह खुद से कहता, कहीं ये सौतेले रिश्ते के कारण से मेरे दिल में ही तो कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन न जाने क्यों आदित्य का दिल बार बार कहता कि यह औरत मासूम नहीं है, यह किसी बड़े लालच में इस घर में आई है। फिर आदित्य उस औरत पर नज़र रखने लगा। एक दिन तो उसने अपने पिता से अर्चना के बारे में बात भी की कि पिताजी, ये औरत मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती, ये आपको फंसा रही है। लेकिन हर्ष पर तो अर्चना का ऐसा रंग चढ़ा था कि वह उसके खिलाफ एक शब्द तक सुनने को तैयार नहीं था। हर्ष ने आदित्य को भला बुरा कहा, आदित्य, तुमने तो हद ही पार कर दी। इल्ज़ाम लगाने की भी एक हद होती है। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम ये बात कह रहे हो? हर्ष के मुंह से उस समय जो आया गुस्से में उसने बेटे को कह दिया। आदित्य चुपचाप से उस समय तो चला गया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचा था। अब तो उसने ठान ली थी कि इस औरत की सच्चाई वह पता करके रहेगा। अब आदित्य उस औरत की कड़ी निगरानी कर रहा था। एक दिन आदित्य की रात में आँख खुली तो उसने जो कुछ भी देखा और सुना तो वह देखता का देखता ही रह गया। आदित्य ने अपनी सौतेली माँ अर्चना का एक ऐसा राज देख लिया था। उस समय आदित्य बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने सोचा सीधा अंदर चला जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि बिना सबूत के उसके पिता उसकी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए और सबूत इकट्ठा करने की सोची। वह वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। उस रात आदित्य को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, जब आदित्य की पहली माँ जिंदा थी। अपने अतीत और अपनी माँ की यादों में आदित्य न जाने कितनी दूर निकल गया था। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। कभी इस घर में रौनक हुआ करती थी। हर शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका फर्नीचर का कारोबार पूरे इलाके में मशहूर था। हर कोई उनकी इज्जत करता था। घर में पत्नी सुनीता थी, जो बहुत प्यार करने वाली और संस्कारी थी। उनका एक ही बेटा आदित्य था, 20 साल का एक खूबसूरत नौजवान, जिसने अभी अभी इजाई यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई शुरू की थी। उसका सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता का कारोबार संभाले और उसे और आगे बढ़ाए। माँ उसके लिए सहारा थी और पिता उसके आदर्श। सुबह का समय जब माँ नाश्ता बनाती और पिता उसके अखबार पढ़ते, आदित्य बैग लेकर कॉलेज जाने की तैयारी में लगा होता। उस वक्त घर की रौनक देखने लायक होती। आदित्य अक्सर माँ से हंसते हुए कहता, माँ, आपकी बातें ही मेरे लिए नाश्ता हैं। तीनों हंसते और यही हंसी उनके घर को जन्नत बना देती थी। लेकिन किस्मत को शायद ये हंसी मंजूर नहीं थी। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। सुनीता घर और परिवार को संभालती रही। हर्ष काम में व्यस्त रहता और आदित्य पढ़ाई में।
लेकिन अचानक सुनीता को तेज़ बुखार और खांसी रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया, टेस्ट कराए गए और धीरे धीरे ये पता चला कि उन्हें लंग्स की गंभीर बीमारी हो गई है। आने वाले महीनों में घर का माहौल उदास रहने लगा। इलाज के बाद भी सुनीता की हालत बिगड़ती गई और आखिरकार 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। ये हादसा आदित्य के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह अपनी माँ से बेहद करीब था। उसकी आंखों में अब हमेशा एक खालीपन झलकता। हर्ष भी टूट गए थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की ताकि आदित्य की पढ़ाई पर असर ना पड़े। माँ के जाने के बाद आदित्य की दुनिया जैसे बिखर गई। वो पढ़ाई तो करता रहा, लेकिन दिल हमेशा खाली था। हर्ष भी टूट चुके थे। एक और कारोबार का बोझ, दूसरी ओर अकेलापन। दिन में वो अपने बिजनेस में व्यस्त रहते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, सूने घर की खामोशी उन्हें काटने लगती। समय गुजरता गया, कई महीने निकल गए, लेकिन हर्ष का अकेलापन कम न हुआ। उम्र ढल रही थी, कारोबार भी संभालना था, लेकिन मन में खालीपन और बढ़ता जा रहा था। सुनीता की मौत के लगभग 1 साल बाद हर्ष को अपने कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर बिजनेस टूर पर जाना पड़ा। उसने फ़्लाइट की टिकट बुक कराई थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही पता चला कि उसकी फ़्लाइट लंबे समय तक के लिए डिले हो गई है। मीटिंग का समय तय था और देर होने का मतलब बड़ा नुकसान था। मजबूरी में उसने पास जाकर इमरजेंसी ट्रेन टिकट कटवाया और जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। ट्रेन में जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, सामने वाली सीट पर एक औरत पहले से बैठी हुई थी। वह साधारण से सलवार सूट पहने थी और चेहरा काफ़ी मासूम और शांत लग रहा था। वह औरत थी अर्चना। शुरुआती चुप्पी के बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई। अर्चना ने बताया कि वह भी दिल्ली में रहती है और किसी ज़रूरी काम से मुंबई जा रही है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो हर्ष ने भी अपने परिवार के बारे में बताया कि वह विधुर है और एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे के घर का पता और फ़ोन नंबर भी लिया दिया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच गए। बिजनेस मीटिंग ख़त्म करने के बाद जब हर्ष भारत लौटा तो उसके दिमाग में बार बार ट्रेन वाली बातचीत घूमती रही। उसने अर्चना को फ़ोन किया। पहले अर्चना थोड़ी झिझकी, लेकिन हर्ष के विनम्र स्वभाव से प्रभावित होकर बात करने लगी। उस एक छोटी सी मुलाकात के बाद भी हर्ष के मन में उसका चेहरा बैठ गया। कुछ दिन बाद किसी परिचित ने फिर से अर्चना का जिक्र किया। उसने बताया कि अर्चना विधवा है। उसके पति का कई साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। वो अकेली रहती है और कभी भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाती। हर्ष को ये सुनकर अर्चना से सहानुभूति हुई। उन्हें लगा शायद वह भी मेरे जैसे अकेलेपन का बोझ ढो रही है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, कभी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में तो कभी किसी जान पहचान वाले की वजह से। अर्चना हमेशा बड़े सादे ढंग से मिलती। उसकी बातें नरम होती और अक्सर वो अपनी तन्हाई का जिक्र करती। एक बार हर्ष ने सीधी तरह उससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी अकेले कैसे कट रही है? अर्चना ने सिर झुकाकर कहा, अकेलापन आसान नहीं होता। इंसान बाहर से चाहे कितना भी मजबूत लगे, अंदर से टूट ही जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में उदासी। हर्ष का दिल पिघल गया। उन्हें लगा कि यह औरत सचमुच अकेली है और उनका जीवन भी वैसा ही है। धीरे धीरे उनके रिश्तेदार और दोस्त भी यही कहने लगे कि हर्ष को अब किसी सहारे की ज़रूरत है। बहुत सोच विचार और सलाह के बाद हर्ष ने अर्चना से शादी करने का फ़ैसला किया। आदित्य के लिए यह सब एक झटका था। जब यह खबर आदित्य को पता चली तो वह बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में पिता से कहा, माँ की मौत के बाद ही आपको इतनी जल्दी दूसरी शादी की सूझी? क्या आपको मेरी माँ की याद ज़रा भी नहीं आती? हर्ष ने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा मैं अकेला हूँ। तुम्हारी पढ़ाई, मेरा कारोबार, सब कुछ संभालना आसान नहीं। मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत है। मैं मजबूर हूँ। इंसान अकेले कब तक जी सकता है? लेकिन आदित्य को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगता था कि अर्चना जैसी औरत बहुत चालाक और लालची है। उसका मासूम चेहरा बस दिखावा है। शादी के बाद अर्चना घर में आ गई। शुरू शुरू में वह बहुत मासूम और सीधी सादी लगती। सब रिश्तेदार उसकी तारीफ़ करते,
वह सबके सामने प्यार और आदर दिखाती, लेकिन आदित्य की नज़रें कुछ और ही देख रही थी। धीरे धीरे आदित्य की शंका सही साबित होने लगी। अर्चना घर पर छोटे छोटे फैसलों में दखल देने लगी। धीरे धीरे आदित्य ने नोटिस किया कि अर्चना बार बार पिता से पैसे और प्रॉपर्टी की बातें करती है। कभी बैंक अकाउंट पूछती, कभी कारोबार से जुड़े कागज़ देखने का बहाना करती। बाहर से उसकी मुस्कान भोली थी, लेकिन आदित्य को उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखती। आदित्य मन ही मन सोचता, ये मासूम नहीं है, ये बहुत चालाक है। एक रात जब आदित्य नीचे पानी लेने आया, उसने सुना कि अर्चना किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। हाँ, सब ठीक है। हर्ष अब पूरी तरह मेरे काबू में है। बस आदित्य को रास्ते पर लाना है। ये सुनकर तो आदित्य के होश उड़ गए। आदित्य का गुस्सा अब और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि एक दिन वह अपने पिता को सच दिखाएगा कि अर्चना कितनी चालाक और स्वार्थी औरत है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि अर्चना वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। आदित्य जानता था कि अब उसे और सबूत जुटाने होंगे। उसने अर्चना पर पूरी तरह नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि अर्चना एक सुनसान जगह पर किसी आदमी से मिल रही है। आदित्य ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसमें साफ सुना जा सकता था, बहुत अच्छा किया अर्चना, थोड़े दिन और निभाओ, फिर ये कारोबार हमारा होगा। अर्चना हंसते हुए कहती है, हाँ, हर्ष तो मुझे आंखें बंद करके मानते हैं। अब बस आदित्य को चुप कराना है। आदित्य ने सबूत लेकर पिता के सामने रख दिया। वीडियो देखते ही हर्ष का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने अर्चना की तरफ देखा तो उसकी मासूमियत का नकाब उतर चुका था। गुस्से में अर्चना चिल्लाई, हाँ, मैं चालाक हूँ, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब था, लेकिन अभी तुम आधी सच्चाई जानते हो। आगे की सच्चाई भी सुन लो। ये सच है कि मैं पैसों की खातिर तुमसे शादी की, लेकिन क्या तुम जानते हो मुझसे ये सब कराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा करीबी दोस्त अनुज है। अनुज का नाम सुनते ही हर्ष का चेहरा लाल होता चला गया। अनुज हर्ष के करीबी दोस्तों में से एक था, जिस पर हर्ष को बहुत भरोसा था। वह तो अनुज को अपना हमदर्द समझता था। कुछ पल खामोश रहने के बाद हर्ष ने अर्चना से पूछा, लेकिन अनुज ये सब क्यों कराएगा? आंखों में आंसू भरे अर्चना ने जवाब दिया, क्योंकि वह बिजनेस में तुमसे आगे निकलना चाहता है। कहने को तो वह तुम्हारा दोस्त है, पर वह तुम्हारा दुश्मन है। बिजनेस के इस कंपटीशन में वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है। मैं उसी की कंपनी में काम करती थी, उसे तुम्हारे बिजनेस टूर के बारे में पता था और उसी ने यही योजना बनाई थी कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में भेजे, ताकि मैं तुम्हारे बिजनेस के इम्पोर्टेंट पेपर्स अनुज तक पहुंचा सकूं। लेकिन मैं भी मजबूर थी, मुझे भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता, पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी मजबूरी छुपी हुई है। अगर तुम दोनों बाप बेटे ये सच्चाई जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हर्ष बहुत गुस्से में था। उसने अपनी गाड़ी निकाली और अर्चना और आदित्य को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। अर्चना रास्ता बताती रही और हर्ष अपनी गाड़ी उन्हीं रास्तों पर दौड़ाता रहा। जल्दी ही वह एक गली के सामने जाकर रुकी। अर्चना तेज तेज कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। आदित्य ने अपने पिता का चेहरा देखा, जो दुख और गुस्से के मिले जुले भाव से लाल हो रहा था। वह दोनों भी अर्चना के पीछे पीछे गए। तभी अर्चना एक मकान में गई और उसके बाद हर्ष और आदित्य भी उसके साथ उस घर में गए। लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। सामने 17 साल की लगभग उम्र की एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी टीवी देख रही थी। वह बिल्कुल ही अपाहिज थी। अर्चना जैसे ही उसके पास गई, वह जल्दी से अर्चना को देखकर रोने लगी। अर्चना ने उसे अपने सीने से लगाया। वह दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय के बाद अर्चना उस लड़की से मिल रही है। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अर्चना ने कहा, माफ़ कीजिए, मैं तो भूल ही गई थी कि आप दोनों यहाँ मेहमान बनकर नहीं बल्कि जासूस बनकर आए हैं। खैर, फ़िलहाल आप दोनों बैठिए। ये मेरी बेटी है, बचपन से ही अपाहिज है। मुझे इसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने बॉस से यानी आपके दोस्त अनुज से कुछ पैसे मांगे थे। पहले तो उन्होंने पैसे देने के लिए हाँ कर दी। फिर मुझे हमदर्दी का नाटक करते हुए एक दिन वह मेरे घर मेरे साथ आए।
लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने कुछ आदमी यहाँ बुला लिए और मेरी बेटी के सर पर बंदूक तान दी और फिर उन्होंने मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर किया कि अगर मैं आपके साथ ये सब नाटक नहीं करूँगी तो वह मेरी बेटी को गोली मार देंगे और जब तक आपकी कंपनी के कागज़ मेरे ज़रिए उनको नहीं मिल जाते तब तक मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती। भला कौन माँ अपनी औलाद की जान खतरे में डालेगी। मैंने उनसे हाँ कह दी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उनका काम कर दूंगी तो वह मेरी बेटी का अच्छा इलाज भी करा देंगे। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। अर्चना की कहानी सुनने के बाद आदित्य का मुंह लटक गया था और हर्ष की आंखों में भी आंसू थे। आदित्य ने अर्चना से माफ़ी मांगी तो अर्चना ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यही करता। तभी हर्ष कहता है, जो होना था हो चुका। अब तुम अनुज से कोई संबंध नहीं रखोगी, ना उसकी कंपनी में नौकरी करोगी। उसके बाद हर्ष अर्चना की बेटी को अपने घर ले आया और उसका अच्छा इलाज भी कराया। आदित्य को खुशी थी कि उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे एक बहन जो मिल गई थी। हर्ष ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा और अब वह एक खुशहाल परिवार थे। आदित्य को इस बात की भी खुशी थी कि चाहे किसी भी तरह सही सच्चाई से पर्दा तो उठा और एक अपाहिज इंसान को एक पिता और एक भाई जैसा रिश्ते का सहारा मिला। अनुज की धमकियां अर्चना को मिलती रहीं, लेकिन उसकी धमकियों का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अर्चना ने पुलिस के सामने अपना बयान रख दिया था और कुछ सबूत भी दिए थे। जल्दी ही अनुज पर कानूनी कार्रवाई हुई और कई साल के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे राज कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनों से छुपाना रिश्तों को खोखला कर देता है। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन उसे समय रहते बांट लेने से इंसान गलत साबित नहीं होता। झूठ या छुपाव से रिश्तों की नींव हिल जाती है, जबकि सच अपनापन और भरोसा मजबूत करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।